हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं लैंड रिफॉर्म्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। दोस्तों ये आपके GS 3 और एग्रीकल्चरल ऑप्शनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके प्री मेंस ऐसे हर जगह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वेरियस गवर्नमेंट्स का फोकस रहा है एग्रीकल्चर पर। तो ये टॉपिक हमेशा न्यूज में बना रहता है, इसलिए हमेशा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक हाई यील्डिंग टॉपिक है। अगर एक बार आपने इसके बेसिक्स समझ लिए तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको ये देकर जाएगा। दोस्तों इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स लाने की नीड क्या थी, कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, उन्हें लाने में क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े और अल्टीमेटली उनका सक्सेस रेट क्या रहा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हर बार की तरह कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या टर्म्स दी हुई है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जामिनर को ये टर्म्स आपके आंसर में दिखनी चाहिए। तो हमेशा ये टर्म्स आप याद रखें, जैसे लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये आपकी सिलेबस का टर्म है। कभी आप कोई करंट टॉपिक भी पढ़ रहे हैं ना, तो हमेशा अपने सिलेबस की टर्म और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसे ध्यान में रख के आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। और एग्रीकल्चरल ऑप्शनल की वही हम बात करें, उसमें है ये टर्म एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन, इसी का ये सब पार्ट है। दोस्तों हर बार की तरह हम कुछ PYQs देख लेते हैं जो इस टॉपिक में से एग्जाम में आए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। दोस्तों ये आपके IAS 2016 के पेपर में आया था, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन भी है, आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि लैंड रिफॉर्म है क्या, तो एग्जाम में ही क्वेश्चन आ गया कि व्हाट वर लैंड रिफॉर्म्स एंड व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? दोस्तों यहां मैंने एक बहुत अच्छी इंट्रो दी है। अगर आप ऐसी की ऐसी से एग्जाम में लिख कर आएंगे तो आप काफी अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। लैंड रिफॉर्म्स आर एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ओके, ये टर्म आपको हाईलाइट करनी है, अंडरलाइन करनी है अपने एग्जाम में। कोई इकोनॉमिस्ट अगर इसे देख रहा होगा ना, तो आपको आधा नंबर यहीं पे एक्स्ट्रा दे देगा। वो समझ जाएगा बच्चे ने बढ़िया से पढ़ा है, इसको बढ़िया नंबर दे दो, यहीं से वो गॉज कर लेगा आपको, ठीक है। सो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है ये। हम इसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशनल टाइप का फैक्टर है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करता है। अगर हम और इससे एक स्टेप ऊपर जाएं तो क्या हम देखेंगे? फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी तीन तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है टेक्नोलॉजिकल, दूसरा है नेचुरल और तीसरा है इंस्टीट्यूशनल। और इन्हीं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में एक फैक्टर है लैंड रिफॉर्म। बाकी क्या फैक्टर्स हैं जो इंस्टीट्यूशनल है? रिलेशन बिटवीन फार्मर एंड लैंड, आपके सोशल फैक्टर जैसे कि कास्ट फैक्टर्स, लैंड होल्डिंग साइज, कितना लैंड है एक फार्मर के पास, ज्यादा है कम है, क्या वो उसका मैकेनाइजेशन कर सकता है, इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ फार्मर, क्या इकोनॉमिक कैपेसिटी है, क्या वो अच्छे बीज ला सकता है, क्या अच्छी खाद ला सकता है, ठीक है। तो ये हो गए इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। दूसरी तरह के होते हैं टेक्नोलॉजिकल, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स, क्या फार्मर के पास है, मैकेनाइजेशन क्या फार्मर के पास है। एक फैक्टर होता है नेचुरल फैक्टर्स, जैसे कि आपका रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, ये किस तरह की है, ठीक है दोस्तों। तो थ्री टाइप ऑफ फैक्टर्स विच डिटरमाइन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आर टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, इंस्टीट्यूशनल। और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में ही एक फैक्टर्स है लैंड रिफॉर्म, ठीक है। सो लैंड रिफॉर्म्स आर एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स लाए गए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस? सबसे पहले थे अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। दोस्तों वेरियस तरह की इंटरमीडियरीज थे हमारे पास, ये आप देख रहे हैं। एक जमींदार है जो इस फार्मर का एक्सप्लॉइटेशन करता है ना। मेहनत फार्मर करता था बट शेयर आपका इंटरमीडियरी ले जाता था। बहुत तरह के इंटरमीडियरीज थे। जमींदार थे, महलवारी सिस्टम था, रैयतवारी सिस्टम था। जमींदारी में मोस्ट सीवियर एक्सप्लॉइटेशन था। तो सभी स्टेट्स में इसको अबॉलिश करवाया गया। ऑलमोस्ट हर स्टेट से ये अबॉलिश हो गया विद इन 3-4 ईयर्स। वेस्ट बंगाल पहला स्टेट था जिसने ये इंटरमीडियरी सिस्टम अबॉलिश किया। दोस्तों ये फैक्ट्स आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो मेजर था वो था सीलिंग ऑन लैंड रिफॉर्म, ठीक है। कौन आदमी कितना लैंड रख सकता है, उस पर सीलिंग लगा दी गई। अगर अच्छी क्वालिटी का लैंड है तो 4 से 7 हेक्टेयर आप रख सकते हैं, 22 हेक्टेयर रख सकते हैं अगर ये बैरन काइंड ऑफ लैंड है। पर ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्यों? क्योंकि भाई बेनामी ट्रांजैक्शन हो गई। एक आदमी के नाम पे 50 बीघा था तो 22 उसने खुद रख लिया, खुद अपनी बीवी को दे दिया, कुछ बच्चों को दे दिया। मिस क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, अच्छी क्वालिटी के लैंड को भी बैरन बता दिया गया, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था। इसीलिए खाली 2% हमें लैंड मिला जो एक्सेस था इस सीलिंग के ऊपर लोगों के पास। तो अल्टीमेटली ये चीज तो भाई सक्सेसफुल नहीं हुई। नेक्स्ट जो हमारे रिफॉर्म्स थे वो थे टिनेंसी रिफॉर्म्स, ठीक है। ये मूवी आप हमेशा ध्यान रखिएगा, गुलाबो सिताबो। इसमें कौन किसका किराएदार है, कौन किसका टेनेंट है, ये आप मुझे बताइए कमेंट्स में, ठीक है।
टॉपिक पर वापस आते हैं। टेनेंसी रिफॉर्म्स क्या क्या थे उसके अंदर। रेगुलेशन ऑफ रेंट, ठीक है, एक फार्मर से आप कितना रेंट ले सकते हैं वो था 20 से 25%, ये फिक्स किया गया। स्टेट्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकती थी। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कोई टीनेंट है अगर आपके लैंड पे तो उसको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी जाएगी, ये नहीं कि कभी भी उसे हटा के आपने फेंक दिया। कन्फॉर्मेंस ऑफ ओनरशिप राइट, अगर कोई टीनेंट एक खेत पर कुछ सालों तक काम कर लेता है तो उसका एक पार्ट आपको देना पड़ेगा, वो भी बहुत ही नॉमिनल सी कंपनसेशन पर क्या ये सक्सेसफुल हो पाए? भैया किसानों की हालत उस वक्त ऐसी थी ही नहीं कि वो बार्गेन कर सके लैंडलॉर्ड के साथ। सप्लाई डिमांड का हाई मिसमैच था, ठीक है, तो बार्गेनिंग पावर नहीं थी, सप्लाई डिमांड का हाई मिसमैच था, इसलिए ये रिफॉर्म्स तो हमारे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिफॉर्म क्या था। नेक्स्ट रिफॉर्म था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। उसका मतलब अगर आपके पास छोटे छोटे पैचेस है ना तो इक्विवेलेंट वैल्यू का आपको एक बड़ा लैंड दे दिया जाएगा। पर अगेन ये मूवी हौसला का घोसला आपने देखी होगी, यहां भी हेरा फेरी हो गई। जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे कुछ ने लैंड रिकॉर्ड्स में मैनिपुलेट कर दिया, कई लोगों को बड़ा लैंड चाहिए ही था ही नहीं। भैया हम तो देसी आदमी है, हमारी इमोशनल अटैचमेंट है हमारे लैंड के साथ। ये वही पीस ऑफ लैंड है जहां मेरे पिताजी ने पहला पेड़ लगाया था, जहां मेरे बच्चे इस खेत में खेले थे, है ना दोस्तों। तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो चलते कई लोगों ने इसे सपोर्ट ही नहीं किया। जहां सपोर्ट हुआ भी तो नेक्स्ट जनरेशन में जाके फिर से डिवीजन ऑफ लैंड हो गया। बाय एंड लार्ज ये वाला रिफॉर्म भी हमारा उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नेक्स्ट था कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे फार्मर्स अपने रिसोर्सिस को पूल करेंगे। फॉर एग्जांपल उनका जो लैंड है, मनी वो चंदा इकट्ठा करेंगे, कहीं से कोई साइंटिस्ट हायर करेंगे और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल दोस्तों, जब छोटे छोटे पैचेस होते हैं आपको अलग अलग सब पे इनपुट देना होता है, वर्सेस एक बड़ा लैंड है जिसको आप मैकेनाइज भी कर सकते हैं, ज्यादा अच्छी मशीनरी ला सकते हैं, कम दाम में आपको वो बीज मिल जाएंगे दोस्तों जो आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सके। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पर आ रही। कुछ सक्सेस हमें यहाँ मिली जिसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमूल। दोस्तों ये मूवी स्टोरी ऑफ अमूल पर बेस्ड है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप ये मूवी देख सकते हैं। हमारी एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 5 मूवीज हैं जो आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। वो मूवीज आप ऊपर डिस्प्ले हो रही इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोऑपरेटिव फार्मिंग सक्सेसफुल रहा? दोस्तों ये भी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस था, मिसयूज बाय बिग लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। ये 2 रीजन रहे जो इसे बहुत सक्सेसफुल नहीं होने दिए। तो छठवां और लास्ट हमारा जो रिफॉर्म था वो था अपडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो क्या ये सक्सेसफुल रहा? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सक्सेसफुल रहा। ऑलमोस्ट हर स्टेट में लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट किया गया और अब वो कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 रिफॉर्म्स थे जो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। बट अगर कंक्लूजन में हमें देखना हो तो दोस्तों ये मेरी फेवरेट मूवी अंदाज अपना अपना, इसमें एक डायलॉग है, हाथ को आया मुंह ना लगा। कुछ वैसी ही स्थिति थी इन लैंड रिफॉर्म्स की। थोड़े बहुत इसमें से सक्सेसफुल रहे, कुछ ने एम अचीव किया, बट बाय एंड लार्ज जिस पर्पस के लिए लाए गए थे उसे ये अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और आपको एक कंक्लूजन लिखना है तो ये एक कंक्लूजन है, अगर आप ये लिखेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। सो लैंड रिफॉर्म्स वर नॉट वेरी सक्सेसफुल, ऑल्सो दे वर सक्सेसफुल इन फ्यू स्टेट्स like Tamil Nadu, Karnataka, Himachal Pradesh, West Bengal, and Jammu Kashmir. But most drastic failures were UP, Bihar, and MP, etc. But now chances of success are more. आप ये बताएंगे क्यों चांसेस ऑफ सक्सेस मोर है? ठीक है दोस्तों, और ये लाइन मैंने क्यों लिखी? कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव इमेज आपकी दे वो एग्जामिनर को, ऐसी नहीं वाला है हर चीज में सिर्फ प्रॉब्लम देखने वाला है। एक पॉजिटिव सोच है इसकी, भाई पुराना अच्छा नहीं हुआ पर आगे अच्छा होगा, क्यों होगा? उसके ये रीजन है, गवर्नमेंट ये स्कीम्स लाई है, गवर्नमेंट ये एफर्ट्स मार रही है, आगे जरूर हमें सक्सेस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें कंक्लूजन लिखना है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने देखा लैंड रिफॉर्म्स क्या थे, उनकी जरूरत क्या थी, कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स हम लोग लाए, उनका सक्सेस रेट क्या रहा। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि ऐसी और वीडियोस हम जल्दी जल्दी आपके लिए लाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।